बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हेल्थ असेसमेंट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जिसमें हमारे साथ जो फर्स्ट चैप्टर है वो है असेसमेंट ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम। तो हम किस तरह से असेसमेंट ऑफ द पेरिफेरल सिस्टम करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम पेरिफेरल सिस्टम को असेस करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम किस तरह से हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, जिस तरह से हमने हेल्थ असेसमेंट 1 में भी डिस्कस किया था, ठीक है। आज हेल्थ असेसमेंट 2 में भी हम ये डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिले। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट क्या करेंगे, जब हम पेशेंट के पास चलते हैं हिस्ट्री लेने के लिए या असेसमेंट करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, तो फर्स्टली हमने क्या करना चाहिए, हमने पहले अपने हाथों को साफ़ करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को साफ़ करना चाहिए। क्योंकि हम पहले एक पेशेंट को असेस करते हैं, फिर जाके दूसरे पेशेंट को असेस करते हैं। तो एक पेशेंट की जितनी भी डिजीज़ होते हैं वो हम अपने हाथों के साथ लेके दूसरे पेशेंट के साथ, मतलब दूसरे पेशेंट के पास ले चलते हैं। तो इससे ये होता है कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जब हम दूसरे पेशेंट के पास चलते हैं तो फर्स्ट हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को वॉश करें, यानी उसको क्लीन करें, उसको धोएं, ठीक है। एंड डोंट PPE is appropriate। PPE का क्या मतलब है? PPE का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपने क्या करना है, पहले आपने अपने हाथों को साफ़ करना है, फिर उसके बाद आपने अपने जो जितनी भी प्रोटेक्टिव मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ करना है। कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे साथ आते हैं ग्लव्स हो गए, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या होता है, सैनिटाइज़र वगैरह हो गया। ये सब क्या है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने के जो चांसेस है वो हम क्या करें, उसको हम किल करें, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है। जितनी भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि ग्लव्स हो गए, जो कि सैनिटाइज़र वगैरह हो गया, जो कि मतलब अपना फासिला रखना पेशेंट से, ठीक है, 4 फीट के जितने भी फासिला है वो अपने रखना है। तो इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपने अपने आप को बिल्कुल सेफ किया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट के साथ। यानी मेरा नाम ये है, मेरा ये काम है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मैं यहाँ पे आपका क्या करूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना नाम बताना है कि माई नेम इज़ दा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपने नाम के बाद आपने बताना है कि मैं एक नर्स हूँ, यहाँ पे आपका असेसमेंट करने आया हूँ, आपका एग्जामिनेशन करने आया हूँ, क्या मैं आपका एग्जामिनेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो आपको फिर इजाज़त देगा, ठीक है। कन्फर्म द पेशेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, फिर आपने क्या करना है, पेशेंट का नेम आपने मालूम करना है और उसका डेट ऑफ बर्थ मालूम करना है। पेशेंट का नेम हम क्यों मालूम करते हैं, पेशेंट का नेम हम इसलिए मालूम करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिसिन होती है वो जब हम मतलब वार्ड में ले आते हैं, तो वार्ड में जितनी भी पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि एक पेशेंट जो है ना वो उसका नाम भी सेम हो और दूसरे पेशेंट का वही वार्ड में उसका नाम भी उसी पेशेंट के नाम से रिलेटेड हो, बल्कि सेम नेम्स हो, ठीक है। यानी एक नाम के 2 पेशेंट्स हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर नेम के साथ हमने डेट ऑफ बर्थ भी मालूम करना है, ताकि हमें पता चले कि ये पेशेंट जो है ना ये इतनी एज की है और इसका नाम ये है, और दूसरा पेशेंट जो है ना वो भी इसका नाम वही है लेकिन उसकी एज जो है ना ये है, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ ये है, या उसका फादर नेम फिर हम मालूम करते हैं, फादर नेम से भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो पेशेंट का नेम मालूम करना है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ मालूम करना है। डेट ऑफ बर्थ हम इस वजह से भी ज़्यादातर मालूम करते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक पेशेंट होती है जिसको स्टमक की डिजीज़ होती है या कोई और डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, जिसकी एज जो है ना वो बहुत कम होती है, लेकिन शक्ल से वो उस डिज़ीज़ की वजह से वो बहुत बूढ़ी सी या बड़ी सी दिखाई देती है, ओल्डर दिखाई देती है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी मालूम करना है। ब्राइटली एक्सप्लेन व्हाट द एग्जामिनेशन विल इन्वॉल्व यूजिंग पेशेंट फ्रेंडली लैंग्वेज, आपने क्या करना है, आपने अपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को
पूरा एक्सप्लेन करना है पेशेंट के साथ, ताकि पेशेंट को पता चले कि ये जो बंदा आया है ये मेरे साथ फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करता है और ये जो है ना ये मेरे हेयर हुआ है, यानी मेरे लिए आया है, मेरा हेयर हुआ है और मेरा जो मतलब जो डिज़ीज़ है वो ये ठीक कर सकता है, ये मेरा हेल्प कर सकता है, तो वो भी आपके साथ फिर फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करेगा। गेन कंसेंट, आपने क्या करना है, उसकी रजामंदी को गेन करना है, ताकि जो प्रोसीजर आप शुरू करते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए तो उसके लिए उसकी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, उसकी रजामंदी को मालूम करना है। एडिक्वेटली एक्सपोज द पेशेंट लिम्स, आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आप एग्ज़ामिनेशन करोगे तो उस जगह को आपने क्या करना है, एक्सपोज करना है, यानी खुला छोड़ना है, उससे फर्दर थोड़ा हटाना है, ठीक है। वेल इन्वॉल्व यूजिंग एंड एब्डोमेन, और एब्डोमेन को भी एक्सपोज करना है। फॉर द एग्जामिनेशन अफर अ ब्लैंकेट टू अलाउ एक्सपोजर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने क्या करना है, बाकी बॉडी पार्ट्स पे अपने ब्लैंकेट को डालना है, पर्दा को डालना है, ठीक है। सिर्फ उस जगह को खुला चुनना है जहाँ पे आप एग्जामिनेशन कर रहे हो या कर रही हो। अगर ज़रूरत हो खुला छोड़ने की या एक्सपोज करने की, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, उस एरिया को एक्सपोज करना है। पोजीशन की तरफ आते हैं तो पोजीशन द पेशेंट ऑन द बेड विद द हेड ऑफ द बेड एट 45 डिग्री। आपने क्या करना है, पेशेंट का जो पोजीशन है वो आपने हिस्ट्री के लिए एग्जामिनेशन के लिए 45 डिग्री पे रखना है, ताकि हेड जो है ना पेशेंट का वो क्या रहे, बेड का जो पेशेंट बेड होता है उसका हेड जो है ना वो 45 डिग्री पे थोड़ा ऊपर रहे, तो पेशेंट जो है ना वो आप अपने आप को ईज़ महसूस करेगा, यानी उसको कोई फ़ैन वगैरह नहीं होगा पे। अच्छा, आस्क द पेशेंट इफ दे हैव एनी फैन बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आपने पेशेंट से पूछना है कि मतलब मैं जिस जगह को मैं एग्जामिनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, या करने वाली हूँ, आपको किसी जगह पे पेन तो नहीं हो रहा है। अगर वो बोले कि मुझे इस जगह पे पेन हो रही है या पेन हो रहा है, तो तब आपने क्या करना है, उस जगह को टच नहीं करना है, ताकि पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी महसूस ना हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले आपने पूछना है कि किसी जगह पे आपको फ़ैन तो नहीं हो रहा है। जनरल इंस्पेक्शन, अब जनरल इंस्पेक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, जो कि हमारे साथ टेक्निक्स में आते हैं, एग्जामिनेशन टेक्निक्स जितनी भी है, यानी इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पल्पेशन, परकशन, जिसमें हमारे साथ फर्स्ट वन क्या है, इंस्पेक्शन है। तो इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी को देखते हैं, जस्ट उस पर एक लुक डालते हैं, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट की कलर किस तरह से है, पेशेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह से है, पेशेंट की फिजिक किस तरह से है, इस सब को हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में मालूम करते हैं। क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल साइंस की तरफ आते हैं तो क्लिनिकल साइंस में हमारे साथ क्या है, इंस्पेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द बेड। आपने क्या करना है, पेशेंट को सर से लेकर पाँव तक आपने सारा पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है, उसको एग्जामाइन करना है। वेल्स्ट एट रेस्ट, वेल्स्ट एट रेस्ट का क्या मतलब है, यानी उसको क्या करना है, उसको दौराने रेस्ट उसको एग्जामाइन करना है, ठीक है, उसको देखना है। लुकिंग फॉर क्लिनिकल साइंस सजेस्टेड ऑफ अंडर पैथोलॉजी। आपने क्या करना है, पेशेंट जब बेड पे पड़ा हुआ हो तो उसको पहले एग्जामाइन करना है, फिर उसके बाद आपने क्लिनिकल साइन को देखना है कि कोई पैथोलॉजिकल यानी कोई डिजीज़ वाले साइन एंड सिम्टम तो नहीं है इस पेशेंट पे, उसको क्या करना है, उसको आपने देखना है और उसको आपने नोट करना है। मिसिंग लिम्ब, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल में हमारे साथ क्या आते हैं, मिसिंग लम्ब्स आ गए। मिसिंग लिम्ब्स का क्या मतलब है, अगर किसी का कोई लिम्ब जो है ना, कोई हाथ वगैरह लिम्ब वगैरह क्या हो, मिस हो गया हो, यानी वो उसकी एम्पुटेशन हो गई हो, वो कट गई हो किसी ट्रेजेडी में, किसी मतलब किसी एक्सीडेंट वगैरह में, इस्कीमिया की वजह से, जिस वजह से भी डायबिटिक पेशेंट हो तो उससे क्या करते हैं, वो एक पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना उससे काट देते हैं, ठीक है। मे बी ड्यू टू एम्पुटेशन सेकेंडरी टू क्रिटिकल इस्कीमिया, ज़्यादातर क्रिटिकल इस्कीमिया की वजह से क्या कर देते हैं, उसकी जो पार्ट ऑफ द बॉडी है उसकी एम्पुटेशन हो जाती है। एम्पुटेशन का मतलब है काटना, ठीक है, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को अपने बॉडी से जुदा करना, अलहदा करना, काट देना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्पुटेशन।
स्कार्स किस चीज़ को कहते हैं? जब किसी जगह की सर्जरी हो जाए और वो उसकी जो ज़ख्म होती है, जो अल्सर होती है, तो वो क्या उस पे एक ब्लैक सा लेयर आ जाता है, यानी डेथ टिश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। और उस डेथ टिश्यूज़ को, उस ब्लैक टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? स्कार्स कहते हैं। मैं इंडिकेट प्रीवियस सर्जिकल प्रोसीजर, ये हमारे साथ ज़्यादातर प्रीवियस सर्जिकल प्रोसीजर को क्या करती है? ज़ाहिर कर देती है। या एग्जाम्पल बाईपास हो गया, किसी ऑर्गन की बाईपास होना, सर्जरी होना, और हील्ड अल्सर, या किसी जगह पे अल्सर बन गया हो, चाहे ज़्यादातर जो पेशेंट जो है ना वो बेड रेडन होते हैं, तो बेड की वजह से उसको क्या हो जाती है? उसको ज़्यादातर अल्सर हो जाती है। तो उस अल्सर की फिर हीलिंग की वजह से जब लास्ट स्टेज में चला जाए, फोर्थ स्टेज ऑफ द अल्सर, तो उसकी जब हीलिंग हो जाती है तो उस पर स्कार टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो उस अल्सर की वजह से उस अल्सर को भी ये क्या कर देती है? इंडिकेट कर देती है या जाहिर कर देती है ये स्कार टिश्यूज़, ठीक है। दूसरे हमारे साथ है ऑब्जेक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स एंड इक्विपमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं? Look for objects or equipment on or around the patient that may provide useful insight into their medical history and current clinical status. स्टूडेंट्स इसमें बता रहे हैं कि आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स को देखना है। ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए हमारे साथ? इक्विपमेंट्स हो गए, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट के अराउंड पड़े हुए होते हैं, पेशेंट के आसपास जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जितनी भी मेडिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको आपने क्या करना है? उस पर एक लुक डालना है और आपने उसके मुताबिक ही फिर क्या करना है? हिस्ट्री को स्टार्ट कर देनी है, मेडिकल हिस्ट्री लेने हैं, एंड क्लिनिकल जितनी भी करंट क्लिनिकल स्टेटस है, यानी मेडिकेशन वगैरह हो गए, उसको आपने क्या करना है? पूछना है। मेडिकल इक्विपमेंट में हमारे साथ क्या आते हैं? नोट एनी ड्रेसिंग एंड लिम्फ प्रोस्थेसिस किस चीज़ को कहते हैं? कोई मसनूई अज़ा तो नहीं लगा हुआ है, कोई मसनूई, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका लिम्फ जो है ना वो मिसिंग है, तो उसकी कोई मसनूई लिम्फ तो नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो उसको भी आपने क्या करना है? देखना है। उसकी ड्रेसिंग को भी नोट करना है कि कौन से ड्रेस में पेशेंट पड़ा हुआ है, यानी मेडिकल ड्रेसिंग है या घर वाले कपड़े वगैरह है, तो उसको आपने क्या करना है? उस सबको नोट करना है। मोबिलिटी एड में हमारे साथ क्या आते हैं? हमने पेशेंट के मोबिलिटी, करंट जो मोबिलिटी स्टेटस है उसको नोट करना है। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है ना वो स्टेबल है फॉर वॉकिंग के लिए, या वो व्हील चेयर पे चलता है। तो इस सब को हम इंडिकेट करते हैं या जाहिर कर देते हैं। ये सब हमें जाहिर कर देती है, इंडिकेट कर देती है किस चीज़ के बारे में? मोबिलिटी स्टेटस के बारे में, कि पेशेंट जो है ना वो करंटली किस स्टेटस में है, वो मोबाइल है कि नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकता है कि नहीं। वाइटल साइन को देखना है। वाइटल साइन जो है ना ये हमारे साथ एक रिकॉर्ड चार्ट होता है। चार्ट में एक अपनी पोर्शन होती है वाइटल साइन के लिए, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, बीपी सब कुछ आते हैं। उसको आपने क्या करना है? उस चार्ट के मुताबिक आपने देखना है और उसको भी नोट करना है कि पेशेंट की जो वाइटल साइन है उसको कोई टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है, उस सबको यानी फिजियोलॉजिकल कोई इशू तो नहीं है अब करंटली, तो उसको आपने क्या करना है? उसको देखना है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन को देखना है कि पर्सन को या जो पेशेंट है उसको क्या प्रिस्क्राइब की गई है, यानी कितने यूज़फुल मेडिकेशन है उसके लिए, रिसेंट क्या मेडिकेशन उसको दिए गए हैं, ठीक है। उसके बारे में आपने क्या करना है? इन्फॉर्मेशन को हासिल करना है। अब आते हैं अपर लिम्ब की इंस्पेक्शन की तरफ, ठीक है। तो अपर लिम्ब की इंस्पेक्शन को अगर हम देख लें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले क्लियर करना है कि ये हम एडल्ट पेशेंट की क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं। जो पीडियाट्रिक्स है उसकी हम बात में करेंगे, उसकी एक अलग सी चैप्टर है, अलग सी पोर्शन है, उसको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से एक चैप्टर है, ठीक है। तो आपने ये रिमेंबर रखना है कि ये हम एडल्ट पर्सन की क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स अगर अपर लिम्ब की बात करें तो इसकी इंस्पेक्शन हम किस तरह से करते हैं? पहले हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे एक लिम्ब को, फिर दूसरे लिम्ब को, क्योंकि बोथ साइड पे लिम्ब होते हैं, ठीक है। तो दोनों लिम्ब्स को हम क्या करेंगे? फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कि उसकी सिमेट्रिकल, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी पोजीशन, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो साइज़ है वो कितना है, सेम है कि नहीं। तो इसकी तरह एक लिम्ब को दूसरे लिम्ब के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों
जो है ना वो नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है। अगर एक दूसरे से चेंज हो तो तब हम क्या करते हैं, उसको एबनॉर्मली क्या करते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाए तो इसकी वजह से हमारी जो स्किन कलर है वो डिस्कलरेशन उसमें आ जाती है, ब्लूइश कलर आ जाता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल साइनोसिस या जस्ट साइनोसिस, ठीक है। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की लेवल जब कम हो जाती है तो बॉडी में ब्लूइश कलर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं साइनोसिस। एंड द इफेक्टिव टिश्यू, ज़्यादातर जो इफेक्टिव टिश्यूज है वहाँ पे साइनोसिस हो जाती है, ब्लूइश कलर आ जाती है। मे बी प्रेजेंट इन द पेरिफेरीज इन पीवीडी, पीवीडी का क्या मतलब है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ होते हैं उसमें ज़्यादातर परफ्यूजन जो है ना वो पुअर हो जाता है, वो कम हो जाता है, वो मतलब ज़्यादा टाइम लेता है परफ्यूजन करने के लिए, तो उस टाइम ज़्यादातर हमारे साथ साइनोसिस प्रेजेंट आ जाता है या साइनोसिस जो है ना वो हो जाती है। पेरिफेरल पैलर्स, पैलर्स किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारी स्किन की कलर जो है ना वो फेल हो जाए, जर्द हो जाए, तो उस दौरान हम कहते हैं कि ये जो बॉडी कलर है ये जर्द हो गई है, तो ये किस वजह से हो गई है। इसकी मेन जो क्या होती है, मेन जो वजह होती है, तो ज़्यादातर हमारे साथ जब पीवीडी यानी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से जो परफ्यूजन है वो पुअर हो जाती है स्किन में, तो वहाँ की जो कलर है वो जर्द सी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल फेलर्स, ठीक है। टार स्टेनिंग, टार स्टेनिंग जो है ना ये हम किस चीज़ को कहते हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने देखे होंगे कि जितनी भी स्मोकर्स लोग हैं तो उसकी जो उंगली की जहाँ पे वो स्मोक करती है, जिस उंगली से, ठीक है, 2 उंगलियों से वो स्मोकिंग करती है, तो उन दोनों उंगलियों को वही जगह जहाँ पे वो सिगरेट पकड़ती है तो वो जगह क्या हो जाती है, ज़्यादातर जर्द हो जाती है, तो उस जर्द जगह को हम क्या कहते हैं, टार स्टेनिंग कहते हैं। कास्ट बाय स्मोकिंग, ये ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से कास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है ना वो स्मोकिंग नहीं करता लेकिन उसकी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना वो जर्द हो गई, इस तरह से टार स्टेनिंग आ गई उस पर, तो तब हम कह सकते हैं कि इसको कोई और रिस्क फैक्टर हो सकती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ इस तरह से टार स्टेनिंग हो जाती है कभी कभार, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे साथ है पीवीडी जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो गए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो कि हार्ट की डिजीज़ है, एंड हाइपरटेंशन, इन सब में ज़्यादातर पेलर कलर आ जाती है, सॉरी पेलर नहीं, टार स्टेनिंग आ जाती है। दूसरा हमारे साथ है जिंतुमेटा, जिंतुमेटा जो है ना ये हमारे साथ एक जब किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए तो उस जगह पे एक येलोविश सी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना वो येलोविश सी हो जाती है। जैसे कि हमारे साथ अगर पाम की टेंडन को हम देखें तो उस जगह में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो वही जगह है तो वो क्या हो जाती है, येलोविश सी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब क्या हो गए हैं, जिंतोमेटा हो गए है। जिंतोमेटा मतलब कि येलोविश कलर आ गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। अच्छा स्टूडेंट, टेंडन की बात करते हैं। टेंडन किस चीज़ को कहते हैं, तो टेंडन जो है ना ये हमारे साथ जब हम क्या करते हैं, जब हम बोन टू मसल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, टेंडन कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि बोन टू मसल कनेक्शन इज कॉल्ड टेंडन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, एल्बो में भी ये हो सकती है एंड रेस्ट में भी हो सकती है। टेंडन ऑफ द रेस्ट हो गया या एल्बो हो गया, इसी एनी पार्ट ऑफ द टेंडन ऑफ द रेस्ट, एल्बो आर फर्म, इसको हम जब नोट करें और यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल रिच हो गए हो और उसकी वजह से जब येलोइश कलर आ गए हो तो उसको हम कहते हैं जिंतोमेटा, ठीक है। जिंतोमेटा आर एसोसिएटेड विद हाइपरलिपिडीमिया, जब लिपिड की लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए या कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो इस वजह से हमारे साथ जिंतोमेटा आ जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और कभी कभार ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की भी एक रिस्क फैक्टर हो सकती है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, इस वजह से एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना वो क्या हो गई है, येलोविश हो गई है। गिनग्रीन किस चीज़ को कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया है वेरी डिटेल के साथ, जो हमारे साथ सेल इंजरी वाला जो चैप्टर है जो कि 3rd सेमेस्टर में था पैथोफिजियोलॉजी में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गिनग्रीन किस चीज़ को कहते हैं। स्टूडेंट्स गिनग्रीन जो है ना ये हमारे साथ एक डेथ टिश्यूज़ होते हैं जो कि जब किसी पार्ट ऑफ द बॉडी
बॉडी में जख्म आ जाती है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उस पे एक अपर सा लेयर चढ़ जाता है जो कि डेथ हो जाती है उस टिश्यूज़ की, ठीक है। और उस डेथ टिश्यूज़ को हम फिर क्या कहते हैं, या तो वो रेड हो जाते हैं या तो वो ब्लैक सी हो जाती है उसकी कलर, तो उसको हम कहते हैं गैंग्रीन। टिश्यूज़ नेक्रोसिस सेकेंडरी टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन, ठीक है। इनएडिक्वेट परफ्यूजन की वजह से ज़्यादातर हमारे साथ टिश्यू नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेथ हो जाती है। टिपिकली अपीयरेंस इंक्लूड अ चेंज इन स्किन कलर, जिसकी वजह से जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि रेड या ब्लैक हो गया, एंड ब्रेकडाउन ऑफ द एसोसिएटेड टिश्यू, और ज़्यादातर क्या हो जाती है, और जो टिश्यूज़ है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फिर गैंग्रीन। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि कलर जो है ना, इसमें हमारे साथ एक साइनोसिस है, एक फेलर है। साइनोसिस जो है ना, ये किस वजह से होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए। फेलर जो है ना, ये ज़्यादातर जो हार्ट डिजीज़ की वजह से या किसी और डिजीज़ की वजह से, या जब इनीमिया हो जाए तो इसकी वजह से कलर जो है ना वो जर्द हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेलर कहते हैं। टार स्टेरिंग जो है ना, ये हमारे साथ स्मोकर्स की ज़्यादातर उंगलियों की जो कलर है वो टार हो जाती है, और कभी कभार जो है ना ये हमारे साथ हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। एंड वेनस फीलिंग जो है ना, अगर ये कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ ज़्यादा हो गई है, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से जो वेनस फीलिंग है वो कम हो गई है। टेम्परेचर एंड कैपिलरी रिपल्स टाइम। अच्छा, कैपिलरी रिपल्स टाइम को हम क्या कहते हैं, CRT भी कह सकते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है ना, ये हमारे साथ क्या होता है, प्लेस द डॉर्सल एस्पेक्ट्स। किस तरह से हम मालूम करते हैं टेम्परेचर को, आपके जो हाथ होते हैं उसके जो डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड की वजह से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जो डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड है उसको आपने क्या करना है, अपने माथे पे या दूसरों के माथे या पेशेंट के माथे पे या पेशेंट के अपर लिम्ब पे रखना है, और उसकी वजह से फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो टेम्परेचर है उसको असेस कर सकते हैं इन हेल्थी। और इसको हम क्यों बैक साइड ऑफ द हैंड पे मालूम करते हैं, क्योंकि बैक साइड ऑफ द हैंड की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा होती है, और उस सेंसिटिविटी की वजह से हमें जल्दी से पता चलता है कि ये जगह जो पेशेंट की है ये बहुत कूल है या बहुत क्या है, हॉट है, ठीक है, या बहुत गर्म है या बहुत क्या है, वार्म है या सॉरी कूल्ड है, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट की टेम्परेचर कौन सी है। अच्छा, इन हेल्दी इंडिविजुअल द अपर लिम्ब शुड बी सिमेट्रिकली वार्म। अगर एक हेल्दी लिम्ब है किसी पेशेंट का, तो उसका जो हेल्दी लिम्ब है वो सिमेट्रिकली वार्म होता है, ठीक है। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, MCQs में आ सकते हैं कि एक हेल्दी लिम्ब्स की जो टेम्परेचर है वो किस तरह से होती है, तो सिमेट्रिकली वार्म होती है। सजेस्टिंग एडिक्वेट परफ्यूजन, और जिसकी वजह से हमारे साथ ये क्यों वार्म होती है, क्योंकि वहाँ पे परफ्यूजन जो है ना वो बिल्कुल ठीक होता है, एडिक्वेट होता है, इस वजह से बॉडी के जो पार्ट है या वार्म जो अपर लिम्ब है वो क्या होती है, वो सिमेट्रिकली वार्म होती है। अ कूल एंड फेल लैम्प, अगर लैम्प जो है ना वो कूल है या वो फेल कलर की है, तो ये हमारे साथ जाहिर करती है कि वहाँ पे जो परफ्यूजन है, आर्टेरियल परफ्यूजन है, वो पुअर हो गई है, वो सही एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट परफ्यूजन है, तो इस वजह से हमारे साथ जो कलर ऑफ द स्किन है या कलर ऑफ द अपर लैम्प है वो क्या हो गई है, फेल हो गई है, एंड उसकी कलर जो है ना वो फेल हो गई है एंड कूल्ड है। कैपिलरी रेपर टाइम, कैपिलरी रेपर टाइम को अब हम अगर मैयर करना चाहें तो हमारे साथ क्या होता है, ज़्यादातर जो मतलब जो बिल्कुल हेल्दी एरिया ऑफ दी बॉडी है या हेल्दी बॉडी है, तो उसकी क्या होती है, 5 सेकंड के लिए पहले हम उसको रब करते हैं, मतलब पहले उसका हाथ जो है ना उसको बिल्कुल रब करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे का उसको कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करें, यानी क्या करें, मतलब घुमाए या उसको क्या करें, एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रेस करें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो एक लैम्प है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, या उसको हैंड जो है ना उसको हम प्रेस करते हैं अपने फिंगर्स के ज़रिए से। फिर कुछ टाइम बाद यानी 5 सेकंड के लिए जब हम उसको प्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, तो 5 सेकंड बाद हम उससे अपना हाथ उठा देते हैं और उसको देखते हैं कि अगर 2 सेकंड में उसकी जो नॉर्मल कलर ऑफ द बॉडी है वो रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये
ये बिल्कुल हेल्दी बॉडी है, हेल्दी इंडिविजुअल है, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लिया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ जो फेरेपर परफ्यूजन है वो क्या है, वो पुअर हो गया है, यानी कम इनएडिक्वेट है। फिर प्रेयर to assessing CRT capillary reverse time, check that the patient does not currently have pain in the fingers। और फिर आपने क्या करना है, अगर उसका परफ्यूजन जो है ना वो मतलब सही से नहीं है तो आपने क्या करना है, पेशेंट को ये भी पहले आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि आपने पेशेंट से कहना है कि जब मैं इस जगह को प्रेस करती हूँ तो क्या आपको कोई पेन वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा है मेरे फिंगर की वजह से, या आपके फिंगर को कोई पेन वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा है। तो फिर वो जब आपको बताएगा उसके बाद अपने कैपिलरी रेपर टाइम को क्या करना है, मालूम करना है। लेकिन ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होती है उसकी जो रिपलिंग टाइम होती है वो क्या है, लेस देन 2 सेकंड है, और उसको हम 5 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको इस तरह से छोड़ देते हैं ताकि जो हेल्दी बॉडी है उसकी जो रिटर्निंग टाइम है वो कितनी है। ठीक है, तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं रिपलिंग टाइम को। टेम्परेचर की तरफ आते हैं। अच्छा, टेम्परेचर को हमने डिस्कस किया, अब हम आते हैं पल्सेस की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ जो नेक्स्ट वाइटल साइन है तो वो क्या है, वो है पल्सेस। पल्सेस को हम किस तरह से मालूम करते हैं और कौन कौन से पल्स से हमारे साथ जो एक्यूरेट, जो बिल्कुल करेक्ट पल्स रेट है तो वो कौन से पल्स रेट से मालूम होते हैं। बात करते हैं जो ज़्यादातर जो एक्यूरेट रिजल्ट होता है तो वो कोर बॉडी टेम्परेचर का होता है, जो कि हम मालूम कर सकते हैं कोरेबल जो पल्स होता है उससे। ठीक है, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो हमारे साथ डेथ टेम्परेचर होता है तो वो 95 से अगर कम हो जाए तो पेशेंट डेथ हो जाता है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, और अगर 108 से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। जो सरफेस बॉडी टेम्परेचर है तो वो हमारे साथ 98.6 है, ये रिमेंबर रखना है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, थोड़ी जनरल बात करते हैं पल्सेस की। तो पल्सेस में अगर हमारे साथ जो पल्सेस रेट है वो अगर +1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि पल्सेस इज एब्सेंट, पल्सेस नहीं है। ठीक है, अगर +2 आ गया तो इसका मतलब ये है कि पल्स डिमिनिश हो गया है। ठीक है, अगर +3 आ गया तो पल्सेस नॉर्मल, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं, और अगर +4 आ गया तो इसका मतलब ये है कि पल्सेस इज बाउंडिंग पल्सेस जो है ना वो +4 होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। दूसरी बात करते हैं जो हमारे साथ बिलिरुबिन होता है, जो मेलानिन होता है तो उसकी कलर किस तरह से होती है। मेलानिन की कलर जो है ना ये डार्क ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन, और ये हमारे साथ डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि मेलानिन की कलर किस तरह से है, डार्क ब्राउन होती है। अगर बॉडी की कलर जो है ना वो डार्क ब्राउन हो गई तो इसका मतलब ये है कि मेलानिन लेवल जो है ना वो हाई हो गया है। हीमोग्लोबिन की लेवल जो है ना वो फ्लैश जो रेड होता है, फ्लश रेड होती है उसकी कलर। ठीक है, और ये जो है ना ये हमारे साथ स्किन कलर को जाहिर कर देती है, स्किन कलर के लिए यूज़ होती है, कंपोनेंट फॉर स्किन कलर है। ठीक है, दूसरा जो हमारे साथ बिलिरुबिन है तो बिलिरुबिन की जो लेवल है जो कलर है वो डार्क येलो होती है। तो जब किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाती है तो उसकी कलर जो है ना वो येलोविश हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बिलिरुबिन लेवल जो है ना वो हाई हो गया है, फिर हम उसको कम कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ये कुछ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर के रिलेटेड है, इस वजह से मैंने ये पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए, शेयर किए, आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। पल्सेस की अब बात करते हैं। तो पल्सेस में हमारे साथ क्या है, फर्स्ट वन इज रेडियल पल्स। रेडियल पल्स जो है ना इसको हम किस तरह से पल्पेट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, एंड इससे किस तरह से टेम्परेचर को मालूम करते हैं। पल्पेट द पेशेंट रेडियल पल्स, आपने क्या करना है, पेशेंट का जो रेडियल पल्स है उसको पल्पेट करना है। लोकेट एट द रेडियल साइड ऑफ द रेस्ट, किस साइड पे रेडियल साइड ऑफ द रेस्ट है वहाँ पे ये लोकेट होता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपने दोनों फिंगर्स को, जो मिडिल फिंगर है एंड जो इंडेक्स फिंगर है उसको रखना है, उसकी टिप्स को रखना है। ठीक है, और उसके ज़रिए से आपने क्या करना है, उसकी पल्स को मालूम करना है। पहले आपने क्या करना है, जो कार्डियक साइकिल्स है, जैसे कि 5 कार्डियक साइकिल के ज़रिए से हम इसको पल्पेट कर सकते हैं। तो आपने 15 सेकंड के लिए उसको काउंट करना है कि कितनी पल्स रेट है। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, और जितना रिजल्ट आ गया तो ये आपके साथ क्या है, उसकी पल्स रेट है। ठीक है,
रेडियो रेडियल डिले। अब रेडियो रेडियल डिले किस चीज़ को कहते हैं? डिस्क्राइब लॉज ऑफ सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी किस चीज़ को कहते हैं? ये आप लोगों को पता होगा कि सिंक्रोनिसिटी हम ज़्यादातर किस चीज़ को कहते हैं? जो कनेक्शन ऑफ दी वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी, या जो एक पल्स की दूसरी पल्स के साथ जो कनेक्शन होती है, या जैसे कि आम पल्स की कनेक्शन जो है ना वो रेडियल पल्स के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। अगर इसकी लॉस हो जाए, इसकी कट ऑफ हो जाए, इसकी कनेक्शन जो है ना वो वीक हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ सिंक्रोनिसिटी, या ये हमारे साथ रेडियो रेडियल डिले क्या कर देती है? डिस्क्राइब कर देती है। टू असिस्ट फॉर रेडियो रेडियल डिले, अगर हम रेडियो रेडियल डिले को असिस्ट करना चाहे तो हमारे साथ क्या होती है? अच्छा, पल्पेट बोथ रेडियल पल्सिस सिमल्टेनियसली। एक टाइम पे दोनों पल्सिस को आपने क्या करना है? आपने पल्पेट करना है उसको, अपने दोनों जो फिंगर, जो मिडल एंड इंडेक्स फिंगर है उसके साथ, अपने उसकी टिप के साथ उस दोनों को पल्पेट करना है, यानी जो आर्म एंड जो रेडियल पल्स है, ठीक है, उसको क्या करना है? पल्पेट करना है। फिर दूसरा क्या करना है? इन हेल्दी इंडिविजुअल द पल्स शुड अकर एट द सेम टाइम। तो हेल्दी इंडिविजुअल में ज़्यादातर ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि उसकी जो दोनों पल्सेस है वो एट द सेम टाइम क्या हो जाती है? एट द सेम टाइम उसमें पल्सेस अकर हो जाती है, ठीक है। इफ द रेडियल पल्स आर आउट ऑफ सिंक्रेसिटी, अगर रेडियल पल्स में जो सिंक्रेसिटी है वो आउट हो गई, वुड बी डिस्क्राइब एज रेडियो रेडियल पल्स। तो ये हमारे साथ फिर क्या डिस्क्राइब कर देती है? रेडियो रेडियल पल्स डिस्क्राइब कर देती है, ठीक है। काजेज ऑफ रेडियो रेडियल डिले इंक्लूड, इसकी काजेस क्या हो सकती है? इसकी वजह से फिर हमारे साथ जो सब क्लेविनियन आर्टरी स्टेनोसिस है, जिसमें क्या होती है? ये एक टाइप ऑफ डिजीज़ है या डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे साथ जो आर्टरी सिंपली नैरोड आर्टरी जो है ना वो सिंपली नैरो बन जाती है, ठीक है, लीडिंग टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या हो जाती है? एनी पार्ट ऑफ द बॉडी में ज़्यादातर हमारे साथ जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये डिजीज़ काज हो सकती है। दूसरी हमारे साथ एरोडिक डाइसेक्शन हो जाती है। एरोटिक डाइसेक्शन जो है ना ये एक सीरियस टाइप ऑफ डिजीज है या डिसऑर्डर है, जिसमें क्या हो जाती है? अ सीरियस कंडीशन इन विच अ टियर ऑकर्स इन द इनर लेयर ऑफ द बॉडी, मेन आर्टरी अरोटा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखते हैं ये दोनों पॉइंट, कि अगर हमारे साथ रेडियो रेडियल डिले हो गई तो इसकी काज क्या हो सकती है? या तो सब क्लेविनियन आर्टरी स्टेनोसिस हो गई है, या ऑडियो डाइसेशन एरोटिक डाइसेशन हो गई है, इसकी वजह से रेडियल डिले हो गई है। नेक्स्ट है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स को हम किस तरह से पल्पेट करते हैं? पल्पेट द ब्रेकियल पल्स इन ईच आर्म। ईच आर्म में ब्रेकियल पल्स होती है, दोनों आर्म में, ठीक है, वहाँ से हम पल्पेट कर सकते हैं ब्रेकियल पल्स को। असिसिंग वॉल्यूम एंड करेक्टर, इसकी वॉल्यूम एंड करेक्टर को हम क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। सपोर्ट द पेशेंट राइट फोर आर्म विद द लेफ्ट। आपने क्या करना है? पेशेंट का जो फोर्थ आर्म है उसको लेफ्ट हैंड के ज़रिए से आपने क्या करना है? उसको सपोर्ट करना है ताकि वो ठीक रहे, उसकी पोजीशन जो है ना उसको ठीक करना है, उसकी पोजीशन को क्या करना है? एबडक्टेड रखना है, ताकि जो अपर लार्म है वो एबडक्टेड हो जाए। एबडक्टेड का मतलब क्या है? एक होता है एडक्टेड एंड एक होता है एबडक्टेड। एडक्टेड जो है ना ये बिल्कुल जो उंगली है, फॉर एग्जांपल उंगलियों के एग्जांपल लेते हैं तो ये जब हम बंद करते हैं तो इसको हम कहते हैं एडक्टेड, ठीक है, और एबडक्टेड जब हम उंगलियों को खुला छोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं एबडक्टेड, ठीक है। दियर एल्बो इज पार्शियली प्लेक्स्ड, इसकी जो एल्बो है वो बिल्कुल पार्शियली प्लेक्स्ड होनी चाहिए ताकि हमारे साथ जो ब्रेकियल पल्स है उसकी रेट सही से आ जाए। एंड द फोर आर्म एज एक्सट्रीमली रोटेटेड, ठीक है, और जो फोर आर्म है उसको आपने क्या करना है? रोटेटेड रखना है, ठीक है। तो आपके साथ जो ब्रेकियल पल्स है वो बिल्कुल जाहिर हो जाएगा और आप इजीली उसको पल्पेट कर सकते हैं विद योर राइट हैंड के ज़रिए से उसका जो लेफ्ट हैंड के जो ब्रेकियल पल्स है उसको मालूम कर सकते हैं। पल्पेट मेडिकल टू द बाइसेप ब्रेकाइड टेंडन एंड रेट्रल टू द मेडिकल एपिकॉन्डाइल ऑफ द हेमोरस। हेमोरस जो है ना ये हमारे साथ क्या है? लार्जेस्ट बोन है, ठीक है,
जिसकी जो जहाँ पे जो हमारे साथ क्या है, ये जो ब्रेकियल पल्स है, वहाँ से हम उसकी ब्रेकाई की जो पल्पेशन है वो इजीली कर सकते हैं। टेंडन हम किस चीज़ को कहते हैं? मसल टू बोन कनेक्शन इज कॉल्ड टेंडन। एंड एपिकॉन्डाइल हम किस चीज़ को कहते हैं? जब हम बोन की कनेक्शन, अटैचमेंट ऑफ मसल टू द लिगामेंट, ठीक है, यानी लिगामेंट मसल की कनेक्शन लिगामेंट के साथ करना है, इसको हम क्या कहते हैं? एपिकॉन्डाइल कह सकते हैं। डीपर पल्पेशन इज रिक्वायर्ड, इसके लिए डीपर पल्पेशन रिक्वायर्ड होती है, डीपली उसको पल्पेट करना होता है और उसके ज़रिए से फिर हम ब्रेकियल आर्टरी के जो पल्स रेट है उसको हम मालूम कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को भी हम मालूम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट जो हमारे साथ क्या है, वाइटल साइन है, तो वो क्या है? बीपी है, ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स, बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। मेजर द पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड बोथ आर्म से आप लोग ब्लड प्रेशर को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वाइड पल्स प्रेशर मोर देन 100 mm ऑफ एच। अगर वाइड पल्स प्रेशर को मालूम करना चाहते हैं तो ये हमारे साथ मोर देन 100 mm ऑफ एच होती है, उसकी डिफरेंस जो होती है, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो डिफरेंस बिटवीन होती है इन वाइड पल्स प्रेशर, तो वो क्या कितनी होती है? 100 mm ऑफ एच आर मोर देन 100 mm ऑफ एच। कैन बी एसोसिएटेड विद एरोटिक रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन किस चीज़ को कहते हैं? जब ब्लड फ्लो हो जाए और वो दोबारा से क्या हो जाए, दोबारा से प्रेशर के साथ आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिगर्जिटेशन, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम खुराक करते हैं और उसकी वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये हमारे साथ रिगर्जिटेशन हो गई, ठीक है। तो एरोटिक रिगर्जिटेशन इससे हम मालूम कर सकते हैं, एंड डायसेक्शन को भी हम मालूम कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि एरोटिक डायसेक्शन किस चीज़ को कहते हैं। मोर देन 20 mm ऑफ एच डिफरेंस इन बीपी बिटवीन आर्म। और जो अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ मोर देन 20 mm ऑफ एच डिफरेंस आ गई बिटवीन आर्म्स ऑफ द बीपी, तो क्या हो सकते हैं? एज एबनॉर्मल, ये हमारे साथ एक एबनॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। एंड एसोसिएटेड एरोटिक डायसेक्शन, और इससे भी हमें पता चलता है कि एरोटिक डायसेक्शन हो सकती है। इन PVE, PVA हमारे साथ तो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डियटाइटिस है। ये एक सीरियस टाइप ऑफ डिजीज़ होता है कार्डियक का, ठीक है, जिसमें हमारे साथ क्या होती है? OSCE होती है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अगर उसकी हम करना चाहे तो उसमें हमारे साथ क्या है? यू आर अनलाइकली टू बी एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट अ थ्रो ब्लड pressure assessment due to time restraint. However, you should demonstrate that you have an awareness what दिस इज़ इन वॉट, ठीक है। तो इसकी जो ब्लड प्रेशर होती है, ब्लड की जो प्रेशर की अगर हम असेसमेंट करना चाहें तो ये हमारे साथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी किस तरह से चेंज होती है? कभी ज़्यादा होती है ब्लड प्रेशर, कभी कम होती है, क्योंकि ये डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है ना, ये हमारे साथ बिल्कुल चेंज होती है। ये एक एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो कैरी आउट है वो बिल्कुल चेंज होती है, बिल्कुल अनलाइकली होती है, जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से हो जाती है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है उसमें हाफ या ब्लड प्रेशर तक हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।